मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अमूमन जब हम फोर्सेस को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है और इस पर मैं एक डायरेक्शन को फोर्स लगाने जा रहा हूँ, तो यकीनन इसकी मूवमेंट आपको नज़र आएगी, इसमें एक्सेलरेशन भी होगी और इसमें कुछ आपको वेलोसिटी भी नज़र आएगी। चलें हम ये करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इस पर हल्की सी फोर्स लगाई तो आप देख सकते हैं कि इसने एक डायरेक्शन को मूव करना शुरू कर दिया। अब इसको रोकने का क्या तरीका है, क्योंकि इस सिस्टम में हमने फ्रिक्शन को ज़ीरो लिया है, तो इस वक्त जो इस पर नेट फोर्स लग रही है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। ये अब बॉक्स मूव करता जाएगा जब तक कि मैं इसके ऑपोजिट एक फोर्स नहीं लगाता, उतनी ही मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन उसके रिवर्स होनी चाहिए। तो जब मैं ये फोर्स लगाऊंगा तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़कर हम जब एक और सिनेरियो की तरफ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं अब आपको एक और सिनेरियो की तरफ लेके आता हूँ। मेरे पास एक सीसॉ है और इस सीसॉ का एक पिवट पॉइंट है। अगर आप देखें तो ये इसके गिर्द रोटेट करता है ये सीसॉ, और अब मैं इस पर दो मैस रखने वाला हूँ। पहला मैस 5 kg का है और दूसरा मैस भी 5 kg का है। तो आपके ख्याल में इस सीसॉ को बैलेंस होना चाहिए। हम रख के देखते हैं। तो जैसे ही मैंने ये मैस रखा तो आप देखें कि ये सीसा बैलेंस हो गया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि ये जो मैस है इसका जो वेट है वो है W=mg। जी दोनों तरफ बराबर है और इनका मैस भी बराबर है, तो इनका वेट भी बराबर है। इसका मतलब ये कि ये एक किस्म की ही फोर्स लगा रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहे हैं। अब मैं ये करता हूँ कि यही फोर्स रखकर इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देता हूँ। लेकिन ये क्या, उतना ही वेट है, लेकिन अब देखें ये ज़्यादा भारी है और ये कम भारी है। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये कम फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है। आखिर क्या फैक्टर है जिसकी वजह से इस सीसॉ ने मूव करना शुरू कर दिया? अब देखें ये एक्सिस के गिर्द रोटेट कर गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ तो अब ये फिर दोबारा आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ तो आप देखें ये फिर दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस रोटेशन की वजह ये फोर्सेस नहीं है, बल्कि कोई और फैक्टर भी है। जी हाँ, जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है, कोई फोर्स अप्लाई करने से उस रोटेशन को हम एक नोटेशन देते हैं जिसे हम टॉर्क कहते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब टॉर्क ज़्यादा होगा किसी भी तरफ, वहाँ पर आपको मूवमेंट नज़र आएगी, वहाँ पर आपको फोर्स का एक्शन ज़्यादा नज़र आएगा, इफेक्टिव एक्शन नज़र आएगा। मसलन जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है। इसी तरीके से जब स्पैनर के साथ आप किसी स्क्रू को टाइट करते हैं तो आप देखें कि आप स्क्रू के हेड को रोटेट कर रहे हैं और वो दीवार के अंदर जा रहा होता है। इस इफेक्ट को टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका फॉर्मूला है R×F। सवाल यह है कि R क्या है और F क्या है? R फोर्स होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो फोर्स है वो इन दोनों का वेट है mg। ये फोर्स हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं। अब देखें दोनों तरफ ये फोर्स हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं। और R क्या है? R इनका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द ये पूरा सिस्टम घूम रहा है। तो हमारे पास यहाँ से लेके 0 से लेके 8 तक ये है R। इसको मोमेंट आर्म भी कहा जाता है। और फोर्स क्या है? W=mg। इस वक्त इसका वेट फोर्स के तौर पे काम कर रहा है। तो जब हम टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है R×F या RF sin थीटा। इस केस में थीटा क्या है? थीटा है R ये आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है। तो इनके बीच में एंगल क्या है? 90 का एंगल है, इसलिए साइन थीटा 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास जो टॉर्क होगा वो सिंपल ये डिस्टेंस और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फोर्स के साथ, ये नीचे एक्सर्ट कर रहा है, यानी इसके वेट के साथ। तो हमारे पास टॉर्क निकल आएगा। और जब टॉर्क ज़्यादा होगा
आपको रोटेशन नज़र आएगी। जब टॉर्क बैलेंस होगा आपको किसी किस्म की रोटेशन नज़र नहीं आएगी। टॉर्क को हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स भी कहते हैं, यानी ऐसी फोर्स जो रोटेशन प्रोड्यूस करे, जो किसी चीज़ को उसके एक्सिस के गिर्द घुमाए। अब एक चीज़ और भी समझने की है, और वो ये कि अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दूं, इस डायरेक्शन में, तो अब आप इसका टॉर्क कैलकुलेट कीजिए। टॉर्क मैंने आपको बताया कि इसका क्योंकि वेट mg है और g दोनों तरफ कांस्टेंट है, इसलिए g को हम निकाल देते हैं। तो सिंपल इसका जो टॉर्क बनेगा वो ये डिस्टेंस होगा और हम उसको इसके मैस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैस इसका 5 है और ये डिस्टेंस क्या है 8। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो 40 आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ का टॉर्क कैलकुलेट करें तो इसका मैस क्या है 5 और इसका डिस्टेंस क्या है 8, तो ये भी 40 है। तो इस वक्त दोनों का टॉर्क बराबर है, इसलिए दोनों बैलेंस हैं। लेकिन अब दूसरी कंडीशन ले लें, जब मैं इसको आगे ले जाता हूँ, जब मैं इसको आगे लेके जाता हूँ तो अब आप इसका टॉर्क कैलकुलेट करें, मैस इनटू डिस्टेंस। तो अब ये जो डिस्टेंस है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस अप्लाइड फोर्स का है, क्योंकि मैंने ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई की है, तो जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे वहाँ से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस है उसको आर कहते हैं। तो पहले आप देखें कि आर बड़ा था, अब आर छोटा हो गया है। अब आर मेरे पास 5 है और जो मैस है इसका वो है 5, तो ये 25 बन गया। 25 जो है वो टॉर्क की वैल्यू है। लेकिन जब हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर टॉर्क जो है वो 8 × 5 40 है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्क है और इस वजह से यहाँ पर आपको मूवमेंट नज़र आ रही है। याद रखें कि जो टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो आप सिंपल थंब रूल से निकाल सकते हैं। यानी अगर आप अपनी उंगलियों को एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ रखें तो आपको नज़र आएगा कि टॉर्क जो है वो या तो स्क्रीन के बाहर की तरफ आ रहा होगा या स्क्रीन के अंदर की तरफ आ रहा होगा। वो इस मूवमेंट, जिस प्लेन में मूवमेंट हो रही है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो स्क्रीन के या तो बाहर की तरफ निकलेगा टॉर्क या अंदर की तरफ निकलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी रोटेशन किस तरफ हो रही है। मैं इसी चीज़ को अब एक और एंगल से आपको दिखाता हूँ। अब हम ये करते हैं कि हम बड़ा मैस रखते हैं। तो मैंने जब बड़ा मैस रखा तो आप देखिए कि अब यहाँ पर टॉर्क क्या हुआ 8 × 10 और ये है 80, जबकि यहाँ पर टॉर्क जो है वो था 40। तो अब आपको नज़र आया कि मूवमेंट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा नज़र आई, क्योंकि उसकी वजह ये है कि टॉर्क इस तरफ है, तो आपको यहाँ पर एक्सेलरेट करती हुई चीज़ें नज़र आईं। मैं अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। तो हमने 40 की तरफ जाना है, तो मैं एक और सिलेंडर यहाँ पर रख देता हूँ। अब मैं 2 सिलेंडर यहाँ पर नहीं रख सकता, इसलिए हम ये करते हैं कि हम इसको 6 पर ले आते हैं, 60। तो अब यहाँ पे टॉर्क 60 हो गया और यहाँ पर मेरे पास टॉर्क जो था 40 था, मुझे 20 चाहिए। तो 20 मैं यहाँ पर रखूँगा 4 पर, तो ये 20 हो जाएगा। तो अब आप देखें ये दोबारा बैलेंस हो गया और उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर 2 फोर्सेस अप्लाई की, लेकिन इनका जो इफेक्ट था, रोटेशनल इफेक्ट था, इसका रोटेशनल इफेक्ट जो है टॉर्क निकलता है वो 4 × 5 20 निकलता है और इसका 5 × 8 40 निकलता है। तो जब सम करते हैं तो ये 60 आता है और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी जो नेट टॉर्क है वो 60 आता है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बैलेंस हो चुकी है। इस वक्त आपको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आती। तो ये रोटेशनल मूवमेंट बिल्कुल डिफरेंट है अमूमन उस फोर्सेस से जो हम पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगती है और वो स्ट्रेट पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। तो अब आप यहाँ पर और इस सिमुलेशन के साथ खेल सकते हैं। मसलन मेरे पास यहाँ पर एक और सिमुलेशन आ गई है और इस पर मैंने चीज़ें बैलेंस की हुई हैं। मसलन मेरे पास यहाँ पर 20 kg का मैस है और मैंने उसको 4 पे रखा हुआ है। तो आप देखें कि यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, मोमेंट आर्म वो 4 है और इनटू फोर्स अप्लाइड, जो कि हमने मैस के इसका मैस लिया है। क्योंकि ग्रेविटी दोनों तरफ बराबर है इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाती है इक्वेशन में। तो 20 × 4 क्या बना 80। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 8 × 10 क्या बना 80। इसीलिए ये दोनों फोर्सेस के टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं और हमें एक बैलेंस सीसा मिल रहा है। आप इसको फर्दर एलेबोरेट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 160, तो मेरे पास 160 बन चुका है इस वक्त टॉर्क। तो मैंने उसको बैलेंस करना है और इस वक्त यहाँ पर है 80, तो मुझे 80 और चाहिए और उसके लिए मैं चाहता हूँ।
तो अब आप देखिए मैंने 20 को 4 पर रखा तो मेरे पास जो इसका रिज़ल्ट आया वो भी 80 आ गया। तो इस तरीके से हम टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं। अब आप ये ज़रूर देखिएगा कि जब टॉर्क बैलेंस नहीं होता तो चीज़ें एक्सेलरेट करती हैं, चीज़ें रोटेट करती हैं, और वो किसके गिर्द रोटेट करती हैं? वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट करती हैं। एक चीज़ और भी आपने अपने जहन में रखनी है कि अगर आपने फोर्स ऐसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दी जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में से गुजर रहा हो, ये डायरेक्शन अगर मैंने इस एरो के गिर्द फोर्स जितनी मर्जी अप्लाई कर लूँ, मैं इसको रोटेट नहीं करवा सकता। इसलिए फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से नहीं गुजरनी चाहिए, यानी उसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास या उसमें से नहीं गुजरनी चाहिए। अगर आप फोर्स उससे हट कर लगाएंगे तो आपको रोटेशन मिलेगी, और अगर आप फोर्स परपेंडिकुलर लगाएंगे, 90 के एंगल पे लगाएंगे, तो आपको मैक्सिमम मूवमेंट, एक्सेलरेशन या रोटेशन नज़र आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको टॉर्क के बारे में यहाँ पर काफ़ी इल्म हो चुका होगा, और आप ये भी समझ चुके होंगे कि नॉर्मल जो हम फोर्सेस की बात करते हैं, जो चीज़ों को एक्ट करती हैं और उनको स्ट्रेट लाइन में मूव कराती हैं, उनका और टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स का क्या फ़र्क होता है, टॉर्क कैसे बैलेंस किया जा सकता है, टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये एक स्पेशल कंडीशन थी जिसमें साइन थीटा हमने 1 लिया क्योंकि थीटा 90 था, लेकिन अमूमन टॉर्क कैलकुलेट करते हुए हमें साइन थीटा 1 नहीं मिलता, क्योंकि मोमेंट आर्म और जो अप्लाइड फोर्स है उसमें अमूमन एंगल 90 नहीं होता। तो उस कंडीशन में आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इक्वेशंस के ज़रिए टॉर्क निकालना पड़ेगा।